नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, जहां हम कुर्सी के पीछे की सारी कहानियों की तहें खोलते हैं, आपको बताते हैं। और आज बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, लेकिन कुछ जघन्य वारदातों पर अगर सियासत होने लगे और उसमें भी हमें आपको कुर्सी की कहानी बतानी पड़े तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन ये सच्चाई है। इसलिए आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर जो आज सुनवाई हुई और अदालत के अंदर जो जो कहा गया। ऐसा लगा एक बार के लिए कि अदालत के अंदर ही पॉलिटिकल सीन क्रिएट हो गया। एक तरफ से कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे, इधर से केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। दोनों तरफ से सवाल जवाब हुए और दोनों ही ये कह रहे थे कि हम कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहते, लेकिन हो रही थी पॉलिटिकल बात। ममता बनर्जी की सरकार की सारी नाराजगी यह है कि केस सीबीआई के पास क्यों गया। उनसे जितने सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब में वो यही कहते हैं कि ये सब कुछ दुष्प्रचार है। लेकिन आज अदालत ने बड़े सख्त सवाल पूछे, बड़े कड़े सवाल पूछे। कपिल सिब्बल ने क्या क्या जवाब दिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इस मामले में आज सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण है कौन कौन लोग होंगे। डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल तो होगा, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के होम सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, इन तीनों को भी उसमें शामिल करने का आदेश दिया गया। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है इस बात को लेकर के। और फिर उन्होंने विनती की है सभी डॉक्टर से कि वो अपने कामकाज पर जाएं, देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा रखें, उनकी जितनी चिंताएं सबका निवारण सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये तो हुई जो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जो निर्देश हुआ। लेकिन अब जो बातें हुई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ गए प्रोग्राम में, विजय जी स्वागत आपका भी। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आए, स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ये पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बंगाल सरकार बताए अभी तक क्या क्या हुआ। पीड़िता का नाम, फोटो, वीडियो सार्वजनिक कैसे हुआ, किसने किया, इस पर आपने क्या कार्रवाई की। उन्होंने ये भी पूछा कि परिवार को 3 घंटे तक उनकी बेटी की लाश, बेटी का शव क्यों नहीं दिखाया गया, किसके आदेश पर। रात 8:30 बजे बॉडी परिवार को हैंडओवर हो जाती है, एफआईआर दर्ज होती है 11:30 बजे, 3 घंटे के बाद। अदालत ने बड़े सख्त लहजे में पूछा पश्चिम बंगाल के वकील से कि आखिर अस्पताल ने क्या किया, अस्पताल ने क्यों नहीं हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो अपने सामने एक डेड बॉडी देख रहे थे, उनका पहला फर्ज क्या बनता था, पुलिस को बुलाते और पुलिस एफआईआर दर्ज करती, अस्पताल को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज कराई है परिवार ने, और आप जानते हैं उससे पहले पुलिस ने अपनी तरफ से क्या एफआईआर दर्ज की थी, अननेचुरल डेथ। अदालत ने यह भी पूछा अननेचुरल डेथ की एफआईआर का क्या मतलब, सीधे सीधे हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। यही सवाल सब लोग इससे पहले भी पूछ रहे थे, जिस पर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस बड़ी नाराज हो रही थी। फिर उन्होंने पूछा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, वहां सैकड़ों लोग कैसे आते जाते रहे। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह बताइए, जब डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर हजारों लोग कैसे आ गए, डॉक्टर्स के साथ मारपीट कैसे हुई। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अपनी तरफ से यह कहा कि अगर कहीं 500 लोगों को भी इकट्ठा होना होता है तो पुलिस को बंदोबस्त करना पड़ता है। वहां तो 7,000 के करीब भीड़ आई थी, 7,000 लोग आ रहे हैं और वो अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं, तोड़फोड़ होती है, पुलिस को कुछ पता नहीं था, पुलिस ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की। ये सारी बातें आज हुई हैं अदालत के अंदर, और बंगाल सरकार की तरफ से हर सवाल के जवाब में यही कहा गया कि हम उस वक्त जो भी उचित कार्रवाई थी कर रहे थे, बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन यहां से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तो मांग की गई कि डीजीपी को हटाना चाहिए, पश्चिम बंगाल की डीजीपी की जगह किसी और को पश्चिम बंगाल की पुलिस का प्रभार देने की जरूरत है। इस बीच आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, अभी जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, उनकी उपराष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात हुई है। और अब ये चर्चाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं कि आखिर क्या केंद्र सरकार इस मामले में कुछ करेगी। केंद्र सरकार क्या राष्ट्रपति शासन जैसा विकल्प, इस पर भी विचार कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के विशेष जानकार कहते हैं कि मोदी सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी इसकी गुंजाइश न के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ हलकों में ऐसी बातें उठने लगी हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। अवधेश जी, आज अदालत के अंदर वही सवाल अदालत पूछ रही थी जो हम लोग तमाम मीडिया भी पूछ रहा था, लेकिन कोई बाहर से पूछता है तो उस पर बंगाल की सरकार एफआईआर करा देती है, नोटिस भेज देती है कि आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी ओर से वकील तो खड़े ही थे उत्तर देने के लिए, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। वहाँ अवधेश कुमार और हर्षवर्धन त्रिपाठी और सौरभ शर्मा नहीं है कि वहाँ आप डांट दिए जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो सब हम लोग लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, ये सारी बातें उसमें वाजिब है और केवल ये बताती है कि इतने बड़े जघन्य घटना के बावजूद जो सरकार का रिस्पॉन्स था,
सरकार का रिस्पांस पूरी तरह उस घटना को, जघन्य घटना को अस्वीकार करने, उसको ढकने, दोषियों को बचाने, पीड़ित परिवार को घटनाओं की सही जानकारी न देकर उनको दूर रखने, उन पर दबाव बनाने का था। ये पूरे उससे स्पष्ट होता है। तो इसको बोलते हैं कि स्टेट के द्वारा अपराध से बड़ा अपराध करना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, लेकिन पूरी टिप्पणी बताती है कि उस जघन्य अपराध से बड़ा जघन्य, माने जघन्यतम अपराध स्टेट के गवर्नमेंट ने किया है। ठीक सर, मैं इस पर आगे बात करूं क्योंकि अब ऐसी एक वारदात बच्चियों के साथ महाराष्ट्र में भी हुई है, तो वहां कुछ डेवलपमेंट है, एक बार मैं वो बताना चाहता हूं, फिर हम आते हैं बंगाल की खबर पर। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था और इसको लेकर के जबरदस्त गुस्सा, और तस्वीर आप देखिए जरा इस पर, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, वहां पत्थरबाजी होने लगी है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था। ठाणे के बदलापुर शहर के एक बड़े मशहूर स्कूल के अंदर 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जब सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों बच्चियों की उम्र आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे, 3 साल और 4 साल की बच्ची, और स्कूल के ही सफाई कर्मियों पर यह वारदात, इस जघन्य वारदात का आरोप लगा हुआ है। और आप देखिए लोगों की नाराजगी, इसमें महिलाएं आपको दिखाई देंगी, रेलवे ट्रैक रुका हुआ है, स्टेशन दिखाई दे रहा है ये, और पत्थरबाजी हो रही है इस पर। ये तस्वीरें आप बदलापुर थाने की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं, लोगों की नाराजगी सबसे ज्यादा इस बात पर है कि स्कूल अपनी तरफ से कुछ बता क्यों नहीं रहा, स्कूल के अंदर हुआ क्या। छोटी छोटी बच्चियां 3 साल 4 साल, शायद नर्सरी में पढ़ती हूं, आप इमेजिन कीजिए, उनके साथ ऐसा। और स्कूल के अंदर ही काम करने वाले सफाई कर्मियों पर आरोप है। बच्चे, माँ बाप स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को तो स्कूल के वातावरण को वो सुरक्षित मानते हैं तभी भेजते हैं, और एक बार बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो गया उसके बाद सारी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। बच्चे को छोटी सी भी तकलीफ होती है तो सीधे परिवार को फोन किया जाता है। वहां तो आप सोचिए बच्चों के साथ ऐसी वारदात हो गई और लोगों में यह गुस्सा दिखाई दे रहा है। कोलकाता की तरह ये जैसा आप इस वक्त यहां पर देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा तभी फूटता है, रोज तभी आता है जब वो देखते हैं कि वारदात के बाद भी जैसी सुनवाई होनी चाहिए थी या जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। और शायद वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। विजय जी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात भी है सौरभ जी, और दुख की बात भी है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। मतलब जो वेस्ट बंगाल में हुआ, एक तो मतलब हो सकता है लीगल प्रोसेस में ये सब चीज़ें चलती है कि सरकार को अपना तरफ से वकील खड़ा करना है। सरकार की तरफ से भी अगर वकील खड़ा हो रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, तो वो पीड़िता की तरफ से क्यों नहीं खड़ा हो सकता, विक्टिम की तरफ से क्यों नहीं खड़ा होता, क्यों विक्टिम के खिलाफ सरकार का वकील खड़ा है, मुझे इसी पर आपत्ति है। मतलब हो सकता है आपके लीगल प्रोसेस में जो समझ में आती है बात आपको वो ज़्यादा बेहतर लगती होगी, लेकिन एक सेंसिटिव गवर्नमेंट क्या होती कि वो विक्टिम की तरफ से खड़ी होती। विक्टिम की तरफ से कोई वकील खड़ा हो रहा तो उसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है क्योंकि जो लॉ जिस तरह से अलाउ करता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है आरोपी के साथ या विक्टिम के खिलाफ, और उसको बचाने की या जो भी घटना हुई है इस पर लिपापोती करने की, वो मुश्किल बात, मतलब तकलीफ वाली बात है। यहाँ भी देखिए ऐसे पुलिस को काफी फोर्स तैनात करनी पड़ी सड़कों पर, इसका मतलब काफी भीड़ है। और महाराष्ट्र में भी जो घटना हुई है जिसको लेकर आप बात कर रहे हैं बदलापुर की, तो इसका मतलब है कि हमारी सरकारें जो है ना वो सेंसिटिव नहीं है। इसमें तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है या किसी और पार्टी की सरकार है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिहेवियर है ना वो जेंडर बायस के साथ है। मैं इसको ये कहूँगा, ये नहीं है कि जेंडर सेंसिटिव है, जेंडर सेंसिटिव तो है ही नहीं, लेकिन वो इस तरह से खड़ा हो रहा है हर दिन। ये प्रदर्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है? सवाल और वही है। स्कूल में 3-4 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, तो या तो कुछ और प्रॉब्लम हमारे के साथ में है, और ये भी हो गया कि भाई निर्भया के बाद जितने कड़े कानून बनाए गए तो वो भी उस तरह से डेटरेंट की तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे। और वो क्यों नहीं हो रहे डेटरेंट की तरह से इस्तेमाल? इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी पुलिस का रुआब नहीं है, हमें डर नहीं है। नहीं, और प्रधानमंत्री ने इसी बात पर बोला ना, डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, सजाएं देर से होती है। सजाएं और देर से। एक सवाल उन्होंने लेकिन ये सरकारें जब आप साथ खड़े हो, ये भी उन्होंने कहा कि भाई जब सजा होती भी है तो उसका उतना प्रचार नहीं किया जाता। वो पता लगे ना दुनिया को कि ये इसने अपराध किया था और ये सजा की गई है, तब लोगों के मन में डर आएगा। 5 साल बाद सजा होगी, 5 साल 7 साल 10 साल, तो फिर उस प्रचार का क्या मतलब होगा? बिल्कुल। लेकिन तो सरकार का रिस्पॉन्ड जो है, देखिए पश्चिम बंगाल में, बाकी उत्तराखंड में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में घटना हुई, बिहार में भी घटना हुई है, लेकिन घटनाएं हुई हैं वो हमारे लिए भयावह है कि समाज ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का रिस्पांस पश्चिम बंगाल की तरह किसी सरकार ने नहीं किया है
कि अगर घटना हो गई है तो जो विरोध करने वाले हैं, आवाज उठाने वाले हैं, उनको डराओ, धमकाओ। देखिए, मैं एक लाइन जो कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, देखिए, महाराष्ट्र सरकार उसको ढकने का प्रयास कर रही होगी तो खड़े होंगे इसके विरोध में। वो नोटिस पुलिस दे रही होगी जो विरोध करने वाले हैं। यहाँ बताया जा रहा है ज्यादा नाराजगी स्कूल के रवैये से। एक बार साकेत, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो उस घटना के बारे में ज्यादा बता देंगे। साकेत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर पुलिस है, माफ कीजिएगा, भीड़ है, वहां पथराव हो रहा है और एक तरफ पुलिस की तस्वीर दिखाई दे रही थी, लाठीचार्ज की तैयारी कर रही थी। पूरा मामला भी एक बार जरा तफसील से व्यूअर्स को बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर आता हूं। सबसे पहले इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये मुंबई से सटे बदलापुर रेलवे स्टेशन का इलाका है, जिस जगह पर जो स्कूल यहां से कुछ दूरी पर है। आपको बताएं कि जिस स्कूल में ये घटना हुई, उसके बाद आज पूरे बदलापुर में बंद का आह्वान किया गया है। आपको सीधा तस्वीरों में हम लेकर चलते हैं। आपको इस वक्त हम बदलापुर रेलवे ट्रैक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रैक पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच जो नाराजगी है, उसके बाद लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही यहाँ से जितनी भी ट्रेनें जो आवागमन के लिए जाती हैं, उन सभी को डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको बताएं, इसके चलते लगभग 5 मेल ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। अब इस पूरी घटनाक्रम की अगर बात करें तो आपको बताएं कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो मुंबई से सटे बदलापुर में जो स्कूल है, उस स्कूल में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है और लैंगिक शोषण जो है वो बताया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली है, लेकिन जिस तरह से पुलिस और स्कूल प्रशासन दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया, उसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। आपको बताएं कि पुलिस ने इस मामले में कई घंटों की देरी की एफआईआर दर्ज करने में। अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो वो उनका कहना है कि बीएनएस के तहत जो नए मामले सामने आए हैं, उसकी वजह से इसमें देरी हुई। लेकिन इस प्रक्रिया में जिस तरह से देरी हुई, एक महिला पुलिसकर्मी जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं, वही उस जगह की इंचार्ज थी, उन्हें फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि उनकी जगह पर जो है किरण नाम की नई सीनियर पीआई ने बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में इस वक्त कार्यभार संभाला है और उनके नेतृत्व में जांच की जा रही है। और इस मामले में इस वक्त आप देखिए कि लगातार लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि आरोपी को फांसी दी जानी चाहिए। इस वक्त पुलिस प्रशासन आपको दिख रहा होगा, लगातार वो जो है वो मांग कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी जो है वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। गृह मंत्री आएगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है इस वक्त रेलवे ट्रैक पर बैठे औरत है, यहाँ पे सब प्रेग्नेंट औरत है, उन पे ये लोग लाठीचार्ज करना चाहते हैं। हाँ, किसी को कुछ हो गया, कौन जवाबदारी लेगा उसका? हाँ, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है। यहाँ पर लोग इस वक्त रेल्वे ट्रॅक पर बैठे हुए हैं। मैडम, आप एक महिला है, आप बताइए, पब्लिकची डिमांड पोहोचते का ज्यांच्यापर्यंत आम्हाला पोहोचवायची आहे? मंत्री साहेब आहेत कुठे? मंत्री साहेब बताइए। इधर पहले हम आदर्श शाले में गए थे, उधर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हो गया, ठीक है। बाद में हम लोग इधर आए, उधर से हमको न्याय नहीं मिला, हम लोग इधर बैठे, फिर इधर भी हम लोग को लाठीचार्ज करने का ये लाइव है, आप बताइए। सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया है, सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत किया, बाद में लोगों ने किया। आप गलत न्यूज मत फैलाओ, बस आप गलत न्यूज मत फैलाओ। ये लोग ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर नहीं सबको, कुछ जरूरत नहीं थी लाठीचार्ज करने के लिए इनको। किसने प्रशासन को दिया अधिकार? देखिए, फिलहाल इस वक्त लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। उनकी पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं बनी, जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसके बाद लोगों में अब काफी ज्यादा नाराजगी है। आपको बताएं, पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर अलग तरीके से काम कर रही है, लोगों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी है और यही कारण है कि इस वक्त आप ग्राउंड लेवल पर लोगों में काफी ज्यादा आउटरीच देख पा रहे हैं। जी ठीक, सामने पुलिस के अफसर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत है और किसको समझाएं, किससे बात करें, ये एक सामने दिक्कत तो होती है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है। उनका कहना है जब तक गृहमंत्री नहीं आएंगे वो यहाँ से उठेंगे नहीं। कुछ लोगों ने मराठी में कुछ बात की, समीर जी बताएंगे यहाँ पर क्या बात हो रही थी। देखिए, प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है वहाँ के लोगों को बदलापुर के अंदर। और यह जो आज सुबह में मतलब इस खबर के बाद में वहाँ कुछ लोगों से स्वाने पूछ भी रहा था, ठाणे के लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटना है ठाणे के सरकारी स्कूलों में भी पहले घटी थी और शिकायत दर्ज की थी, और बदलापुर में भी पहले इसी स्कूल में इस तरह का मामला आया था 2 साल पहले, तब भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन बहुत कार्रवाई नहीं हुई थी। देखिए, जिस तरीके से कलकत्ता की घटना घटी और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उस लोगों को नाराज है
जिस तरीके से महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिक्र हो रहा है, मुझे लग रहा है उसके बाद ये बड़ा रिएक्शन महाराष्ट्र के अंदर से आ रहा है। और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने उनके पेरेंट्स को बताया नहीं। जब पेरेंट्स ने इसकी शिकायत स्कूल प्रिंसिपल से की तो स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे इसमें कोई जानकारी नहीं है, हम पता करके आपको बता देंगे, आप घर जाइए। अरे बच्चियों से माता पिता को पता चला, बच्चियों ने घर पे जाके शिकायत की। ओके, तो जब माँ बाप पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये बच्चियों के माँ बाप से कह दिया कि आप जाइए, हम पता करेंगे क्या है मामला। अच्छा। हम देखते हैं इस मामले को लेके। तो वहां पर भी जिस तरीके से स्कूल प्रशासन का रवैया रहा, प्रशासन का रवैया रहा, जब पेरेंट्स लोग गए थाने में शिकायत करने तो थाने ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वहां पर कि हम पता करते हैं, प्रिंसिपल से बात करेंगे, आप घर जाओ। मुझे लग रहा है लोगों का रिएक्शन है कि जिस तरीके से बहुत इस तरह के घिनौने क्राइम को, इतने मतलब बुरे क्राइम को अगर जिस तरीके से स्कूल प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी है बेटियों की सुरक्षा करना, वो इतने हल्के से लेता है, वहाँ का प्रशासन पुलिस विभाग इतने हल्के से लेता है, मुझे लग रहा है पूरे देश के अंदर इस तरह का रवैया देखने को आ रहा है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे लग रहा है हर थाने के अंदर महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं की नियुक्ति होना चाहिए। स्कूल प्रशासन के बाहर इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि आप कोई घटना घटे तो तुरंत वहाँ प्रबंधन इसकी जानकारी ले। और ये नहीं है, अभी खबर आ रही है कि अंधेरे में भी इस तरह की कोई घटना घटी है और फिर इन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और इन्हीं पर पुलिस क्या करती है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें सब तरह के तत्व शामिल हो जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो जाती हैं, कुछ लोकल के दबंग लोग शामिल हो जाते हैं, दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके शामिल होते हैं। अब पुलिस को तो प्रशासन नॉर्मल करना है, उनको लग रहा है कि लोकल ट्रैक शुरू करना है, लोग अपनी नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। 2 गुटों में बहस हो रही थी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अच्छा। जो लोकल कम्यूटर्स, उनका कहना था कि भाई यार लोकल मत रोकिए, हमें ड्यूटी करने जाना है, आप कहीं और धरना प्रदर्शन करो, उसको लेकर बहस हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि अब इस तरह की व्यवस्था, और आज जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन आया है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और कठोर शब्दों में जिक्र करेगा और ममता सरकार के से कठोर मतलब जवाब मांगेगा। हालांकि टास्क फोर्स गठित कर दिया है, 5 कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा 2 अधिकारियों को वहाँ उसमें शामिल किया गया है। हालांकि कहा गया है कि क्यों इस तरह से कार्रवाई अभी तक नहीं करेगी, जांच होगी, सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मुझे लग रहा है सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, मुझे लग रहा है कि अभी जो गवर्नर है आनंद बोस दिल्ली आए, अभी उपराष्ट्रपति से मिल रहे हैं। उपराष्ट्रपति तो पहले भी बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, तो वो खुद जानते हैं बंगाल में क्या। एक बार फिर जरा आपको यही थाने लेकर चलते हैं, बदलापुर, जहां की तस्वीर आप रेलवे ट्रैक पर जहां भीड़ को देख रहे हैं, यहीं पर हमारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं। साकेत, नाराजगी, आपको मेरी आवाज मिल रही? साकेत जी जी बिल्कुल जी, आप जब बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि इन्होंने, पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज किया, हमारी तरफ से पथराव नहीं हो रहा था, इन्होंने पहले लाठीचार्ज शुरू किया। ये आपने अपनी रिपोर्ट में आपने ये भी बताया कि पुलिस ने देर से रिपोर्ट दर्ज की, इसको लेकर की भी नाराजगी थी। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जिस तरह से बदलापुर के हालात हैं, मैं सीधा आपको वापस तस्वीरों में लेकर चलता हूं। यहाँ पर जिस तरह से युवा आपको जो है रेलवे ट्रैक पर नजर आएंगे, उनके बीच इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ख़ास तौर पे प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लाठीचार्ज किया। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि आप देखिए, अभी भी पुलिस और आम जनता के बीच बातचीत चल रही है। पुलिस से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बहुत सी लापरवाहियाँ पुलिस की तरफ से और स्कूल प्रशासन की तरफ से बरती गई हैं, उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा आउटरीच लोगों में देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं परिस्थिति जो है वो अब फिलहाल पुलिस के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पुलिस बल तो तैनात है, लेकिन आप लोगों का हुजूम देखिए। आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे कि वहाँ ऊपर जो है वहाँ के रेलवे ट्रैक से लेकर नीचे तक आसपास की जनता, यहाँ के लोग और उसके अलावा बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई और ख़ास तौर पे जिस तरह से आप देखिए कि कोलकाता की घटना हुई, कोलकाता की घटना के बाद अब लोगों में देश भर में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो भी बात करना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रशासन इधर नाकाम हो चुका है। प्रशासन को पूरा काम करना चाहिए था। डीसीपी नहीं चाहिए हमको, आईएएस ऑफिसर चाहिए, क्योंकि ये पोस्को का कायदा है। पोस्को के कायदे के लिए आईएएस ऑफिसर इधर खुद खड़ा होकर एक्शन लेना चाहिए था कि क्या एक्शन हो रहा है। ये विषय पे बात हो रही नहीं है, इधर सिर्फ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के लिए हमको आईएएस ऑफिसर, लोग नाराज हैं और डिमांड कर रहे हैं होम मिनिस्टर यहाँ पर आए। ये सारा जो इलाका है ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मांग की जा रही है कि वो यहाँ पर पहले मौके पर आए, तब जाकर के भीड़ यहाँ से हटेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ,
अभी सरकार ने 45 लेटरल एंट्रियां निकाली थी। यूपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के पदों पर, लेकिन अब सरकार ने विज्ञापन वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी अब शायद सरकार करेगी। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का फैसला फिलहाल रोक लिया है। इन भर्तियों में भी ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर विचार पहले किया जाएगा और उसके बाद फिर हो सकता है एक फ्रेश नोटिफिकेशन निकाला जाए, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाए। अभी अभी आदेश जारी हुआ है, प्रधानमंत्री का यह निर्देश है कि ये लेटरल एंट्री फिलहाल रोकी जाएगी, ये विज्ञापन वापस ले लिया जाएगा। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल लेटेस्ट खबर पर हमारे साथ हैं। जी देवेंद्र, बताएं। और सर, प्रधानमंत्री के निर्देश पे कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं, डीओपीटी जिस मिनिस्ट्री को कहा जाता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने यूपीएससी चेयरपर्सन प्रीति सूदन को ये चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि जो 17 तारीख को लेटरल एंट्री के लिए जो एडवर्टीजमेंट था, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज की उसमें ज़रूरत बताई गई, सिंगल कैडर पोस्ट होता है, उसमें रिजर्वेशन संभव नहीं था, तो ऐसे में उसे रोक दिया जाए और आगे ऐसे लेटरल एंट्रीज में कैसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इसको लेकर एक व्यवस्था बनाई जाए। और उसमें चिट्ठी में ये भी बताया गया है कि 2005 में वीरप्पा मोइली के समय से ये चला, उस समय सेक्रेटरी लेवल तक लेटरल एंट्री हुई, लेकिन उसमें किसी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद 6 पे कमीशन के बारे में भी उसका हवाला दिया गया है। एनएसी, यूपीए सरकार के समय जो एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, उसका हवाला दिया गया है कि इन सारी चीज़ों में फेवरेटिज्म चला और उस लेटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था। लेकिन अब उस व्यवस्था को देखने की ज़रूरत है और उस लिहाज से पिछला जो एडवर्टीजमेंट था उस पर रोक लगा दिया गया है। और अब यूपीएससी ये देखेगा कि ऐसे लेटरल एंट्री के एक्सपर्ट्स की आपको ज़रूरत भी पड़ती है प्रशासन में, तो ऐसे लेटरल एंट्री में कैसे रिजर्वेशन दिया जा सके, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सर जी, मैं वही जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं स्क्रीन पर है देवेंद्र, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ फर्म बिलीव that the process of lateral entry must be aligned with the principle of equity and social justice enshrined in our constitution, particularly concerning the provisions of reservation. प्रधानमंत्री के निर्देश पर ये वापसी हो रही है इस विज्ञापन की, और मंत्री ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कोई भी भर्ती हो उसके अंदर रिजर्वेशन के क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। जी देवेंद्र। तो ये वो चिट्ठी जो आपने देखा, ये इसमें साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री ने का ये स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार में किसी भी स्तर पर कोई अगर भर्ती की जाती है तो उसमें रिजर्वेशन के क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, प्रोविजन किए जा सकते हैं, इसको पहले देखा जाए और उसके बाद फिर ऐसी कोई भर्ती का विज्ञापन जो है वो निकाला जाए। हर्षवर्धन जी, सरकार को एक और कदम पीछे लेना पड़ा? नहीं, सरकार को कदम पीछे लेना पड़ा इतना भर नहीं है। सरकार उस मूल सिद्धांत के विपरीत काम करने जा रही है जिसके लिए ये वैकेंसी निकली है, या कहें कि ये पोस्ट, इसको एडवर्टीजमेंट किया गया है। अब आप सोचिए कि जो वीरप्पा मोइली की कमेटी और उसकी बात की जा रही है, वो तो एक कागजी, जिसको कहें कि आवरण है। सच क्या है? सच ये है कि भारत की सरकारों में जब से शुरुआत से हम कहें, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेटरल एंट्री होती रही, उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर का पद देकर नियुक्त नहीं कराया गया। लेकिन जो सरकारों में सलाहकार होते थे, उनका जो दर्जा होता था वो राज्य मंत्री का होता था, उनका दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी का होता था, उनका दर्जा सेक्रेटरी का होता था, उनको वो सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ वो अधिकार मिलते थे। असली मसला तो आपके अधिकार का है ना। नंदन नीलेकणी जो इस देश के सबसे बड़े अभियान को, जिसको UIDAI कहते हैं, आधार, जो आधार, उसको बनाने वाले हैं। अब उसको कौन सा IAS अफसर बना सकता था, और वो कांग्रेस की सरकार में लाए गए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जिनके समय में 100 स्मॉल स्टेप्स टू रिकवर इंडियन इकोनॉमी लिखी गई, उसको रघुराम राजन से उन्होंने लिखवाया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया यहाँ थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं जिस रास्ते से आए हैं, वो रास्ता कोई ऐसा रास्ता तो था नहीं, उनको कैसे इंदिरा गांधी लेके चली आई। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, मुझे अब सचमुच लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को जरा बैठ के एक बार ठीक से सोच लेना चाहिए कि कैसे हमें काम करना है। ये एक विज्ञापन लाने और वापस ले लेने का मसला नहीं है। ये जो नीति के तौर पर आप कितने अडिग हैं, आप किस तरह से खड़े हैं, उसकी बात है। और जब आप कहते हैं कि यू नीड एक्सपर्टाइज इन गवर्नमेंट रिलेशन या गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन, वहां पर जब आप एक्सपर्टाइज की बात करते हैं तो तुरंत आप ये कह रहे हैं कि हमें जो उपलब्ध लोग हैं, यानी आपके कैबिनेट सेक्रेटरी, आपके जो आरक्षण के क्राइटेरिया, वो लोगों में से हम नहीं खोज पा रहे। तब आप क्या करते हैं? समाज में, सोसाइटी में, उस फील्ड में काम करने में। और मैं बताऊं, पता नहीं कितने लोगों ने जो इसका विरोध या समर्थन कर रहे हैं, इसको पूरा पढ़ा कि नहीं।
एक एक पद पर जो नियुक्ति है वो 10 साल, 15 साल और 20 साल तो है ही है, जो डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो पोस्ट के लिए। उसके अलावा अगर आप सोचें उनका जो क्वालिफिकेशन है वो किसी भी क्वालिफिकेशन से एक जिसको कहें कि मैच करता हुआ क्वालिफिकेशन है, और उनकी अपनी फील्ड में जो उपयोगिता होगी, जो उन्होंने किया होगा, जो उपलब्धियां हासिल की होंगी। अब अगर उसके बाद सरकार ये कह रही कि हमें उस पर बड़ी चिंता है, तो ये चिंता तो पहले करनी चाहिए थी। और इतना हल्ला हंगामा करके अभी तक 100 नियुक्तियां भी ये सरकार नहीं कर पाई है। 10 वर्ष हो गए, 100 नियुक्तियां भी लेटरल एंट्री में नहीं हुई है। क्यों ये किया जा रहा था? एक और उसमें महत्वपूर्ण बात थी, ये आरक्षण को कोई खत्म करने या कम करने का मसला नहीं था। इस देश में ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस बन गए तो वो दुनिया का सारा काम कर सकते हैं। आईएएस बन गया तो वो स्कूल भी चला लेगा, शिक्षा विभाग देख लेगा। आईएएस बन गया तो सारे काम कर लेगा। इससे बचने के लिए धीरे धीरे ये मोदी सरकार ने मूल भावना के तहत ये काम किया जा रहा था, उससे उसको उल्टा कर दिया, टांग दिया सूली पे, वो चढ़ गया है। नहीं, लेकिन इसमें कई जगह 3-4 जगहों पर जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें देखिए ये भी लिखा है कि फॉर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क। मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ इस पर। हर्ष जी ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात होगी, लेकिन 2 बातें समझनी है। एक तो ये कि अब मुझे लगने लग गया कि ये सरकार एनडीए की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है अकेले, एनडीए की सरकार है। और फिर मैं कहूँगा वो 240 का जो इफेक्ट है, इलेक्शन इफेक्ट 2024, वो इस पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिराग पासवान साहब सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हुए। अभी सुना तो उनका बयान, बिल्कुल ठीक याद दिलाया आपने। तो वो बड़ी बात है, नो इफ नो बट, रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी बात भी समझने की जरूरत है, सबका जिक्र हुआ, बहुत ये चर्चा होती है, एक तो जो कांग्रेस ने किया नहीं किया वो सब महत्वपूर्ण है कि नहीं है। मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया गया, मनमोहन सिंह जी को लेटरल एंट्री से ही आए थे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए थे। लेटरल एंट्री के वो थे। और फिर मोंटेक सिंह अहलूवालिया की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू के वक्त में भी ऐसा हुआ, इनके समय भी हुआ। केवल एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने चिट्ठी का जिक्र किया है जितेंद्र सिंह जी का, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी का रेफरेंस दिया है। वो जो पहले वाली चिट्ठी आई थी बिना प्रधानमंत्री जी के रेफरेंस के आई थी। इसका मतलब तो यही है कि यूपीएससी ने अपने आप विज्ञापन निकाल दिया था। समझना कि जो अपर कास्ट में जो हमारा ये थॉट प्रोसेस है, मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मानना कि केवल अपर कास्ट में स्पेशलाइजेशन वाले लोग हो सकते हैं, ठीक नहीं है। तो जो पिछड़े लोग हैं, मतलब जाति के हिसाब से, उसमें से स्पेशलाइज लोगों को क्यों नहीं लिया जाए? सिर्फ एक लाइन। हम में से किसी ने नहीं कहा कि किसी को, ये जब विज्ञापन आया तो योग्य लोगों का है, इसमें अपर कास्ट का तो कहीं नाम था नहीं।